नमस्कार। आज हमारे पास बीबीसी हिंदी से आई कुछ काफी दिलचस्प खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे। जी। इसमें गाजा में संघर्ष विराम की जो उलझनें हैं हाँ। वो हैं, अमेरिका के कुछ अदालती फैसले हैं और अफगानिस्तान से लेकर एवरेस्ट तक, मतलब इंसान के जज्बे की भी कहानियां हैं। बिल्कुल। तो आज का मकसद यही है कि इन अलग-अलग खबरों से जरा गहरी बातें निकालें, उनके मायने समझें। हाँ। जैसे गाजा में शांति की कोशिशें कहाँ पहुंची, या अमेरिका में जो कोर्ट के फैसले आ रहे हैं उनका क्या मतलब है, और अफगानिस्तान में महिलाएं कैसे विरोध कर रही हैं। हाँ। चलिए इसी पर गौर करते हैं। हाँ, और ये देखना भी ज़रूरी है कि ये जो अलग-अलग घटनाएं दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हो सकती हैं या फिर कोई बड़ा ग्लोबल ट्रेंड दिखाती हैं। तो तथ्यों के साथ-साथ उनके पीछे का संदर्भ समझना वो ज़रूरी है। सही। तो शुरुआत गाजा से ही करते हैं। एक नई 60 दिन की संघर्ष विराम योजना आई है जिसे इजराइल ने तो हाँ स्वीकार कर लिया है। हम्म। इसमें हमास को कुछ बंधक छोड़ने होंगे, पर हमास की तरफ से थोड़ी हिचकिचाहट है। क्या दिक्कत आ रही है, मतलब शर्तें पसंद नहीं है या कुछ और बात है? देखिए, शर्तें तो एक पहलू हैं ही, लेकिन यहाँ बात शायद उससे ज़्यादा गहरी है। हमास की जो मुख्य आपत्तियां हैं उनमें सबसे बड़ी है स्थायी युद्ध विराम की गारंटी न होना और इजरायली सैनिकों की पूरी तरह वापसी की गारंटी न होना। अच्छा। साथ ही पिछली बार जैसे राहत सामग्री वाले ट्रकों की एक निश्चित संख्या में एंट्री की गारंटी थी, वो भी इस बार साफ नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि अब फोकस सिर्फ तात्कालिक राहत पर नहीं, बल्कि संघर्ष के जो मूल कारण हैं और भविष्य की सुरक्षा गारंटी, उस पर ज्यादा चला गया है और इससे समझौता और मुश्किल हो गया है? बिल्कुल। हाँ, यही चीज इसे और ज्यादा जटिल बना रही है। हमास अभी भी मध्यस्थों से बात तो कर रहा है, लेकिन ये जो स्थायी समाधान वाली मांग है वो एक बड़ी बाधा बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। हम्म। अच्छा, उधर अमेरिका में भी अदालती मोर्चे पर काफी हलचल है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की एक टैरिफ नीति है, उस पर कानूनी लड़ाई चल रही है। हाँ। ट्रेड कोर्ट ने पहले रोक लगाई, फिर अपील कोर्ट ने उस रोक को फिलहाल हटा दिया। ट्रंप का तर्क है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। हाँ, और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि शायद इसके पीछे विदेशी निवेश को खींचने की भी एक कोशिश हो सकता है। और दूसरा एक और अहम मामला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। वहां प्रशासन ने विदेशी छात्रों के दाखिले रोकने की कोशिश की थी, यहूदी विरोधी भावना का हवाला देकर। हाँ हाँ, सुना था। उस पर एक फेडरल जज ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। ये हार्वर्ड वाला मामला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं लगता है ना? ये तो अकादमिक स्वतंत्रता बनाम सरकारी दखल का एक बड़ा सवाल जैसा लगता है। निश्चित रूप से। और जो आलोचक है वो इसे उच्च शिक्षा पर कंट्रोल करने की कोशिश की तरह देख रहे हैं, सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं। और इसका असर सीधा छात्रों पर पड़ रहा है। जैसे एक इजरायली पीएचडी छात्रा का जिक्र था जिसे वापस लौटने को लेकर चिंता हो रही है। तो ये वाकई एक अहम सवाल है कि क्या ये जो वैश्विक ज्ञान के केंद्र हैं ये राजनीतिक दबावों के सामने अपनी आज़ादी बचा पाएंगे? तो एक तरफ ये बड़ी राजनीतिक और कानूनी खींचतान है, और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान से एक बहुत ही अनोखा तरीका सामने आया है, रेड लिपस्टिक अभियान। ये कैसे एक प्रतीक बन गया है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, लाल लिपस्टिक का विरोध के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल पहले भी हुआ है। जैसे ब्रिटेन में महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाने वाली सफराजेट्स ने भी इसका इस्तेमाल किया था। अच्छा। तो अफगान महिलाओं के लिए तालिबान के इतने कड़े प्रतिबंधों के बीच ये एक तरह से उनके वजूद का, उनकी हिम्मत का और ये कहने का कि हमें नजरअंदाज मत करो, इसका एक खामोश पर बहुत शक्तिशाली ऐलान है। जैसे वो कह रही हूं, मैं यहां हूं, मैं छुपूंगी नहीं। ये उन्हें दुनिया भर की महिलाओं के संघर्ष से भी जोड़ता है। वाकई अफगानिस्तान में ये खामोश विरोध है, तो यूक्रेन में बिल्कुल इसके उलट, शोर और मलबे के बीच हिम्मत की मिसालें दिख रही हैं। वहां सुनने में आया कि फायर फाइटर्स की भूमिका बदल गई है। हाँ, बिल्कुल। खार्किव जैसे शहरों में जहां लगातार हमले हो रहे हैं, वो अब सिर्फ आग नहीं बुझा रहे, बल्कि रूसी हमलों के बाद जो मलबा होता है उसमें फंसे लोगों को बचाने वाले बचाव कर्मी भी बन गए हैं। ओह। एक कहानी थी साशा नाम के फायर फाइटर की और एनातोली की, जिन्हें उन्होंने एक होटल के मलबे से बचाया था। उनकी बाद में मुलाकात हुई। ये कहानियां दिखाती हैं कि जंग की भयानक तबाही के बीच भी इंसानियत और निस्वार्थ सेवा कैसे जिंदा रहती है। सही कहा। और इसी मानवीय जज्बे की एक और मिसाल है एवरेस्ट मैन कामी रीटा शिर्पा। 31वीं बार एवरेस्ट फतह किया उन्होंने। कमाल है। हाँ,
और वो कहते हैं कि ये रिकॉर्ड के लिए नहीं करते, ये उनका जुनून है और गाइड के तौर पे उनकी जिम्मेदारी भी। और देखिए, उनका जज्बा सिर्फ चढ़ाई तक ही नहीं है। कामीरीटा पहाड़ों पर बढ़ती गंदगी और बर्फ के पिघलने से, मतलब पहाड़ों के काले पड़ने से बहुत चिंतित हैं। हाँ, ये तो बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल। वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि सिर्फ कमाई पर नहीं, पहाड़ों को बचाने पर भी ध्यान दें। ये हमें सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज के बड़े मुद्दे से जोड़ता है। सही। अच्छा, जल्दी से कुछ और सुर्खियों पर भी नजर डाल लेते हैं। बीबीसी की ही रिपोर्ट है कि रूस ने ईयू प्रतिबंधों के बावजूद पिछले साल उसे जीवाश्म ईंधन बेचकर कोई 25 अरब डॉलर कमाए। अरे बाप रे। हाँ, और रूस पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो उत्तर कोरिया को सैन्य मदद दे रहा है। प्रतिबंधों के बावजूद हांगकांग में कुछ लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं की रिहाई हुई है, और फ्रांस में शायद बच्चों वाले सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग बैन करने की योजना बन रही है। तो आज हमने देखा कि कैसे ये वैश्विक कूटनीति, राजनीतिक फैसले, विरोध के ये अनोखे तरीके और ये असाधारण मानवीय साहस, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में जो कुछ भी हो रहा है वो अकेली घटनाएं नहीं है। ये सब मानवाधिकारों, सत्ता के समीकरणों, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और हमारे पर्यावरण जैसे बड़े इंटरकनेक्टेड मुद्दों की तरफ इशारा करती हैं। हर कहानी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने को एक बात छोड़ते हैं। जैसे हमने देखा कि लाल लिपस्टिक या एक बचाव कर्मी का काम मुश्किल हालात में उम्मीद और प्रतिरोध का प्रतीक बन सकता है, वैसे ही आज की दुनिया में व्यक्ति और समुदाय और किन अनजाने या शायद अनदेखे तरीकों से अपनी आवाज उठा रहे हैं या बड़े बदलावों का सामना कर रहे हैं। शायद ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिन पर हमारा ध्यान अभी गया ही नहीं है। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, गजा में सीज फायर का नया प्लान। गजा में संघर्ष विराम के लिए अमेरिका की योजना पर राजी हुआ इजराइल, मगर हमास नहीं है जंग रोकने को तैयार। कहा हमारी मांगों को नहीं दिया गया ध्यान। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। क्या है अमेरिका का प्लान और कहां अटकी है बात, जानेंगे प्रोग्राम में। साथ ही देखेंगे अमेरिकी अदालतों के दो अहम फैसले। एक कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगाने वाले फैसले को पलटा। दूसरी अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर ट्रंप प्रशासन की पाबंदियों पर लगाई रोक। दिखाएंगे क्या है ये दोनों मामले, क्या होगा असर। रूस से जारी जंग के दौरान अपनी जान की भी परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचा रहे यूक्रेन के कुछ फायर फाइटर्स। देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट। Red for Afghanistan women. रेड लिपस्टिक बनी विरोध का प्रतीक। दिखाएंगे कैसे तालिबान प्रशासन में लगी पाबंदियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं अफगान महिलाएं। लगभग 1.5 साल से चल रहे इजराइल हमास जंग में अब तक शांति की कोशिशें कामयाब नहीं हुई और अब अमेरिका सीज फायर का एक नया प्लान लेकर आया है। हमास का कहना है कि उस गजा में सीज फायर का नया प्रस्ताव ठीक नहीं लग रहा। अमेरिका का कहना है कि इजराइल इस प्लान को मानने के लिए राजी हो चुका है, मगर हमास के एक प्रवक्ता ने बीबीसी से कहा कि अमेरिकी प्लान में उसकी मुख्य मांगों को शामिल नहीं किया गया है। इस प्लान के मुताबिक 60 दिनों के सीज फायर के बदले हमास उन 10 जिंदा इजरायली बंधकों को रिहा करेगा जो 7 अक्टूबर 2023 से ही उसकी कैद में है। लेकिन इस प्रस्ताव में ये शामिल नहीं है कि इजराइल हर रोज सैकड़ों राहत ट्रक गजा में जाने देगा या नहीं, जबकि ये बात पिछले सीज फायर में शामिल थी। इसके अलावा ये प्लान इजरायली सैनिकों को गजा में ही मौजूद रहने की इजाज़त भी देता है। इसमें जंग को पूरी तरह ख़त्म करने का भी कोई प्रावधान नहीं है, जबकि हमास चाहता है कि जंग पूरी तरह बंद होने पर बात होनी चाहिए। हालांकि हमास अब भी इस प्रस्ताव पर सोच विचार कर रहा है और उसकी बारीकियों पर इंटरनेशनल मीडिएटर्स के साथ चर्चा कर रहा है। इस पूरे मसले पर और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता योलान नेल। We don't have a written confirmation yet from Hamas. हमास ने क्या तय किया है इस बारे में उसकी ओर से कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जिन मुद्दों की बात हमास कर रहा है वो पहले जैसे ही हैं। वो अमेरिका से ये गारंटी चाहता है कि अभी जो भी अस्थायी संघर्ष विराम हो उसके बाद जंग पूरी तरह खत्म होनी चाहिए और गजा से इस्राएली सैनिकों की वापसी होनी चाहिए। हमास ये भी चाहता है कि पिछले सीज़फायर के दौरान यूएन की निगरानी में जो राहत सामग्री के लिए व्यवस्था बनाई गई थी वो बहाल की जानी चाहिए ताकि और ज्यादा मानवीय सहायता गजा पहुंच सके और जो पाबंदियां वहां लगी हैं उन्हें पूरी तरह हटाया जाए।
और बात अमेरिका की, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर 24 घंटे से भी कम वक्त के लिए रोक लगी और वो फिर से लागू हो गई। पहले तो अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने दुनिया भर के देशों पर लगाए ट्रंप टैरिफ पर रोक लगाई। ट्रंप ने कहा था कि उनकी नीति पर रोक लगाने वाला आदेश अमेरिका को खतरे में डालने वाला है और राष्ट्रपति की शक्तियों को खत्म कर देगा। फिर इस आदेश को ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट ऑफ अपील्स में चुनौती दी, जिसके बाद फेडरल कोर्ट ने ट्रेड कोर्ट के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप का मकसद टैरिफ का इस्तेमाल कर विदेशी निवेशकों को अमेरिका में निवेश के लिए बढ़ावा देना था। ऐसे में ट्रंप इस एजेंडे पर आगे भी कायम रह सकते हैं। ट्रंप का दूसरा फैसला भी अदालत में पहुंचा था। ये फैसला था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ा, जहां ट्रंप प्रशासन ने विदेशी स्टूडेंट्स के दाखिले खत्म करने की बात कही थी, जिस पर अमेरिका के एक फेडरल जज ने फिलहाल रोक लगा दी है। तो इस मामले की कानूनी कार्रवाई पूरे होने तक ये यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स का दाखिला जारी रख सकती है। बीबीसी संवाददाता नोमिया इकबाल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंची। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। जब हार्वर्ड ग्रेजुएशन डे मना रहा है, तब उसकी अपनी पहचान खतरे में है। अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी और उस पर यहूदी विरोधी होने का इल्जाम लगाने वाले राष्ट्रपति ट्रंप आमने सामने हैं। मुझे पहली बार हार्वर्ड का स्टूडेंट होने पर बहुत फक्र है। मुझे लगता है बीते 2 हफ्तों में हार्वर्ड पर ट्रंप प्रशासन का बहुत दबाव रहा है और इस संस्था ने ये दिखाया है कि वो अपनी एकेडमिक आज़ादी के पक्ष में फैसले ले रही है। राष्ट्रपति ट्रंप इस यूनिवर्सिटी को कई मोर्चों पर सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशी स्टूडेंट्स के दाखिले पर बैन लगा दिया गया। जीनिया का कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ है। उनकी पीएचडी चल रही है, लेकिन अब उन्हें इसराइल लौटना पड़ सकता है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरी पीएचडी के दौरान मुझे संघर्ष वाले इलाके में लौटना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो ऐसा यहूदी स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। आप यहूदी हैं, आपको लगता है उन्होंने ये कुछ ज्यादा कर दिया? हम क्या चाहते हैं और अमेरिकी सरकार क्या चाहती है, उसमें शायद फर्क है। मुझे लगता है सब हर चीज का राजनीतिकरण करते हैं। अमेरिका के बाकी कॉलेज कैंपसेस की तरह हार्वर्ड में भी बीते साल फलस्तीनियों के समर्थन में कई प्रदर्शन हुए। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इस वजह से यहूदी विरोधी बर्ताव बढ़ा है। यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट एलन गार्बर का मानना है कि समस्याएं हैं, लेकिन सुधार के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने हार्वर्ड पर काफी दबाव बनाया है, फंडिंग रोक दी है और अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स की जानकारी मांगी है। उनके आलोचकों का कहना है कि ये सब सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका की उच्च शिक्षा को अपने नियंत्रण में लाने के लिए किया जा रहा है। अगर ट्रंप प्रशासन दबाव बनाकर हार्वर्ड को राजी करवा सकता है, तो उन्हें पता है कि दूसरी कोई भी यूनिवर्सिटी उनके खिलाफ नहीं खड़ी हो पाएगी। अगर कोई ये मान रहा हो कि हमारे यहाँ यहूदी विरोधी माहौल है और सरकार का दखल जरूरी है, तो यहाँ 25 साल से रह रहे एक यहूदी के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बात हंसने लायक है। अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी राष्ट्रपति ट्रंप के आगे हार जाती है, तो कई स्टूडेंट्स को यहाँ से जाना होगा और बहुत से स्टूडेंट्स अमेरिका नहीं आ पाएंगे। बीबीसी संवाददाता नोमिया इकबाल की रिपोर्ट। और रेड लिपस्टिक खूबसूरती भी बढ़ा सकती है और विरोध का जरिया भी बन सकती है। अफगानिस्तान की महिलाएं इसका इस्तेमाल विरोध के लिए कर रही हैं। वहाँ सत्ता में तालिबान की वापसी के बाद महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई, यहाँ तक कि वो अकेले घर के बाहर कदम रखने तक नहीं रख सकती हैं। इतिहास में भी कई मौक़ों पर महिला अधिकारों के लिए रेड लिपस्टिक को अपनी आवाज़ उठाने का जरिया बनाया जाता रहा है। इसी तर्ज पर अफगान विमेन एक्टिविस्ट ने रेड लिपस्टिक कैंपेन शुरू किया। अफगानिस्तान के अंदर और बाहर रह रही अफगान महिलाएं अपने होठों पर ये लाल रंग लगाकर ऐलान कर रही हैं कि हमारी हस्ती को मिटाया नहीं जा सकता। देखिए ये रिपोर्ट। जिस देश में आवाजें खामोश कर दी जाती हैं, वहां रंग कुछ बोल रहा है। लाल लिपस्टिक एक ऐसी चीज जिसे अफगान महिलाएं तालिबान के शासन में एक मकसद से लगा रही हैं। खामोशी से किए जा रहे इस प्रदर्शन की आवाजें अनसुनी नहीं की जा सकती। रेड लिपस्टिक की कोई आवाज़ ना हो, लेकिन ये बहुत कुछ बोलती है। इसका अर्थ है इसमें दर्द है। ये कहती है मुझे देखा जाएगा, मेरे पास ताकत है, मैं छिपूंगी नहीं, मेरा भी अस्तित्व है। ये अपनी हस्ती को बचाए रखने का ऐलान है। रेड लिपस्टिक तहमीना को इसकी बोल्डनेस की वजह से पसंद था और यहीं से इस कैंपेन की शुरुआत हो गई।
लेकिन जब उन्हें इसकी हिस्ट्री पता चली तो सब कुछ बदल गया। सफ्रजेट्स यानी ब्रिटेन में वोटिंग के अधिकार के लिए भी महिलाएं इसे लगाती थीं। तब उन्हें पता चला कि ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये महिलाओं की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक विद्रोह की आग ले जाती रही है। इतिहास को देखें तो सामाजिक आंदोलनों में प्रतीकों का बड़ा महत्व रहा है। रंग, कपड़ा या कोई इशारा एक सामूहिक नारा बन सकता है। अफगान महिलाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में हो रहे भेदभाव को इंसानियत के खिलाफ एक अपराध माना जाए। अफगान महिलाएं खामोश विक्टिम नहीं बल्कि लड़ सकती हैं, सोच सकती हैं। ये आंदोलन अफगान महिलाओं को उस ग्लोबल सिस्टरहुड से जोड़ता है जो कई पीढ़ियों से प्रतिरोध के लिए रेड लिपस्टिक इस्तेमाल करता रहा है। Red for Afghanistan women, my lips, my... Red for Afghanistan women. Red for Afghanistan women. I heard only recently about the red lip. हाल ही में मुझे रेड लिपस्टिक कैंपेन के बारे में पता चला। इसका दुनिया भर में क्या इतिहास रहा है उसके बारे में भी मैंने जाना। मेरे लिए ये फन करते हुए उनके साथ खड़े होने का क्रिएटिव और काफी अच्छा तरीका है। It's creative. जिस देश में महिलाओं को खुलकर जीने से रोक दिया जाता है, वहां लाल रंग नई कहानी लिख रहा है, शब्दों से नहीं, बेबाकी से, खूबसूरती से और हार न मानने से। 3 साल से भी ज्यादा वक्त पहले जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था, तब से यूक्रेनी फायर फाइटर्स की भूमिका बदल चुकी है। वो रेस्क्यू वर्कर भी बन गए हैं। रूसी हमलों के बाद मलबे में दबे जिंदा लोगों को ढूंढने की जिम्मेदारी भी वही निभा रहे हैं। बीबीसी संवाददाता जना बिपिटचुक ने खार्किव में फायर फाइटर्स के साथ कुछ वक्त बिताया। ये वही यूक्रेनी शहर है जिसे रूसी हमलों में बुरी तरह नुकसान पहुंचा। इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। जंग की वजह से भड़की ये आग जल्दी नहीं बुझने वाली। रेस्क्यू वर्कर्स खार्किव को बचाने में जुटे हैं, जहां लगातार रूसी हमले हो रहे हैं। ये बुरी तरह से तबाह हो चुका है। बीते 3 सालों से रेस्क्यू वर्कर के तौर पर काम करते हुए साशा ने अपने अनुभव दर्ज किए। हम बहुत बड़े खतरे का सामना करते हैं। जब हम ड्यूटी पर होते हैं तो बहुत कुछ जुए की तरह दांव पर लगा होता है। और जो दाव ये रेस्क्यू वर्कर्स खेलते हैं वो मलबे में दबे लोगों के लिए अहम होता है। मेरे साथ आओ वॉरियर्स। वहाँ एक शख्स को बचाना है। मलबे के नीचे एक शख्स है, चलो। साशा ने ऐसे कई रेस्क्यू ऑपरेशंस की अगुवाई की है, लेकिन इसे वो कभी नहीं भूल पाए। उस वक्त ऐसा लगा था कि मलबे के नीचे फंसे व्यक्ति को निकालना बहुत मुश्किल होगा। शांत रहो, शांत रहो, हिलो मत। एनातोली, हिलो मत। टांगों पर जोर मत डालो, लेट जाओ, स्ट्रेचर पर लेट जाओ। ये एक चमत्कारी रेस्क्यू ऑपरेशन था। एनातोली एक होटल में नाइट शिफ्ट के दौरान मलबे में दब गए। हमने उनको ढूंढ लिया। उन्होंने मलबे के बाहर से मेरा नाम पूछा। एक बचावकर्मी की आवाज सुनाई दी। पता चला कि उनका नाम साशा है। तब एहसास हुआ कि वो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। 1 साल में एनातोली पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और अब दोनों फिर से मिल रहे हैं। मैं हमेशा मिलने के बारे में सोचता था। मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, ये हमारा काम है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं आपकी हालत के बारे में सोचता रहता हूँ। वहाँ से निकल पाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया। साशा और एनातोली की कहानी ऐसी अकेली कहानी नहीं है। खार्किव में कई रेस्क्यू वर्कर्स दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वो रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों के खिलाफ आखिरी ढाल बनकर खड़े हैं। बीबीसी संवाददाता जना बिपिटचुक की रिपोर्ट।
और अब बात एक ऐसे शख्स की जिसने 1 या 2 बार नहीं बल्कि 31 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। नेपाल के जाने माने शेरपा कामी रीटा को एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। उनका कहना है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना इनका जुनून है। वो किसी तरह के रिकॉर्ड बनाने की रेस में शामिल नहीं हैं और वो तब तक चढ़ाई करते रहेंगे जब तक उनकी सेहत उनका साथ देती रहेगी। देखिए बीबीसी के कमल परियार की ये रिपोर्ट। आज की तारीख है 27 मई, साल है 2025 और मैंने 31वीं बार एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली है। शेरपा कामी रीटा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हैं। वो भी 31वीं बार खराब मौसम के बावजूद वो साल 1994 से ही एवरेस्ट की चढ़ाई करते आ रहे हैं और उनका कहना है कि वो अभी रुकने के मूड में नहीं हैं। मेरे परिवार के सदस्य और रिश्तेदार मुझसे बार बार ये गुजारिश करते रहे हैं कि अब आगे ऐसे मिशंस ना करूं, लेकिन अगर पर्वतारोही मुझसे कहते हैं कि मैं कामी रीटा के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता हूं तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पैसा कमाने में भी मदद मिलती है। इसलिए मैं गाइड के तौर पर अपना काम जारी रखता हूं। अगर मेरी सेहत ठीक रही तो मैं अगले 1 या 2 साल तक ये काम जारी रखूंगा, वरना दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। कामी कहते हैं कि ऐसे दावे गलत हैं कि वो कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। किसी कंपटीशन के लिए चढ़ाई करना और एक गाइड के रूप में चढ़ाई करने में अंतर है। अगर मैं रिकॉर्ड तोड़ने की होड़ में लग जाऊं तो मैं एक सीजन में 5 बार तक चढ़ाई कर सकता हूं, लेकिन एक गाइड के तौर पर मैं ऐसी किसी भी होड़ का हिस्सा नहीं हूं। रीटा पहाड़ों में बढ़ती गंदगी और उनके काले पड़ जाने से फिक्रमंद है। कम बर्फ गिरने से अब पहाड़ ज्यादा काले नजर आते हैं और हर जगह पत्थर ही पत्थर हैं। पहले मई जून के आखिर तक बर्फ बनी रहती थी, लेकिन इस साल जब मैंने 27 मई को चढ़ाई की तो बर्फ पिघल चुकी थी। मैंने पहाड़ों पर कई बदलाव देखे, वो तेजी से पिघल रहे थे। सरकार का ध्यान केवल राजस्व कमाने में ही नहीं होना चाहिए, उन्हें इससे कमाए जाने वाले पैसों को पहाड़ों की सफाई और उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए करना होगा। और अब दुनिया की कुछ और खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। बीबीसी को पता चला है कि रूस ने पिछले साल यूरोपियन यूनियन को फॉसिल फ्यूल बेचकर $25 अरब की कमाई की है। ये उस रकम से लगभग $4.5 बिलियन ज्यादा है जो यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को मदद के तौर पर दी है। रूस के रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा तेल और गैस से आता है। उसके 60% एक्सपोर्ट का हिस्सा भी तेल और गैस ही है। आलोचकों का कहना है कि ईयू को ये सब बेचकर रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए फंड मिल रहा है। रूस ने उत्तर कोरिया को प्रतिबंधों के बावजूद सैन्य सहायता दी है। प्रतिबंधों पर नजर रखने वाले एक नेटवर्क ने अपने रिपोर्ट में ये बताया है। ये मल्टी सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम दक्षिण कोरिया और अमेरिका की मदद से बनी थी। इसकी रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि रूस ने उत्तर कोरिया को एयर डिफेंस इक्विपमेंट, एंटीक्राफ्ट मिसाइलें दी। बदले में उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में अपने सैनिक और हथियार रूस भेजे। चीन के बेहद सख्त नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत हांगकांग में जेल भेजे गए 4 लोगों को 4 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद रिहा किया गया है। इनमें जिमी शैम भी शामिल हैं, जिन्होंने हांगकांग के एक बड़े लोकतंत्र समर्थक ग्रुप की अगुवाई की थी। इनके साथ किंडा ली, रॉय टैम और हेनरी वोंग को भी रिहा किया गया है। इस महीने रिहा किए गए एक्टिविस्ट का ये दूसरा ग्रुप है। और फ्रांस में आउटडोर यानी घर से बाहर या खुले में स्मोकिंग पर बैन लगाने की तैयारी है। अब लोग उन जगहों पर सिगरेट वगैरह नहीं पी पाएंगे जहां बच्चे होते हैं, जैसे बीच, पार्क, खेलने की जगहें और बस स्टॉप। फ्रांस में पहले ही दफ्तर, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशंस में धूम्रपान पर रोक लगी हुई है। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे फीडबैक देने के लिए एक्स पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा हैंडल @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही।